नमस्कार, बिंदिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और यही जानने के लिए 13 साल की उम्र से इन्होंने ज्योतिष जानना शुरू किया। इनकी हाथों की उंगलियां छोटी बड़ी क्यों थी, इसी को जानने के लिए और इसी के राज खोलते खोलते ये बन गई ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री। आइए मुलाकात करते हैं रंजना राणा से और जानते हैं वास्तु के कुछ राज। इंसानी फितरत है उलझनों में डूबे रहना, और उलझने हैं तो सुलझाने वाले भी हैं। हमारे कुछ ऐसे ही अनकहे सवालों का जवाब है वास्तु, अंक विज्ञान और ज्योतिष। वक्त की आने वाली चुनौतियां और खुशियों की सौगात कब आएगी, इन सभी की ओर इशारा करते हैं और ऐसे ही परेशान करते चंद सवालों का जवाब देती हैं रंजना राणा। आप ज्योतिष, वास्तु, अंक विज्ञान लगभग सभी के बारे में जानती हैं। इनमें आपकी रुचि कैसे हो गई? इन सब में मेरी रुचि बचपन से ही थी। 13 साल की उम्र से ही मैंने पामिस्ट्री या हस्तरेखा विज्ञान सीखना शुरू कर दिया था। नॉर्मल किताबें वगैरह लेके मैं पढ़ती रहती थी और उसके बाद जैसे ही मैं बड़ी हुई तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपरली कोर्स किया एंड एस्ट्रोलॉजी में भी पूरा किया, वास्तु में और अंक विद्या में भी पूरा मैंने कोर्स किया, एग्जाम्स वगैरह देके, तो इसी को मैंने पास करके फिर ही मैंने किया है। क्या वजह थी कि बचपन से ही आपने इन चीजों के बारे में जानना शुरू कर दिया? एक्चुअली क्या है कि मेरे थोड़े एक हाथ की उंगली थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो उसी को लोग, कोई मुझे कहता था कि मैं गौतम बुद्ध बनूंगी, कोई कहते थे कि हिटलर जैसा आपका हाथ है, कोई कहते थे नेपोलियन जैसा। तो एज अ चाइल्ड मुझे बहुत फील होता था कि कैसे ये मुझे कह सकते हैं कि या तो मैं नेपोलियन होंगी या तो मैं मर्डरर बन सकती हूँ या बुद्धा। तो इट वाज अ कन्फ्यूजन मेरे माइंड में। तो मैंने सोचा मैं खुद ही पढ़कर इसको देखूं कि ये सब चीज़ क्या है। तो 13 साल की उम्र में ही मैंने कीरोज़ की किताब मिलती थी, वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी और उससे मैंने देखा कि ये जो सब लोग कहते हैं वो गलत है। एंड एक्चुअली एक चीज़ को देखकर कोई भी चीज़ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें सब कुछ देखना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में आपकी फैमिली ने आपका साथ नहीं दिया, फिर कैसे मनाया उन लोगों को? मैं उनसे कहती थी कि मैं खाली लोगों की हेल्प ही तो कर रही हूँ, खाली उनको बता ही तो रही हूँ क्या सही है क्या गलत है। विद गॉड्स ग्रेस जितना मुझे समझ है मैं बता रही हूँ। एंड फिर उन्होंने देखा कि जैसे ये सब चीज़ें मैं लोगों को बताती थी और उनकी लाइफ में चेंजेस आने लग गए हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, देन सब लोग इस बात को मानने लग गए एंड दे एक्सेप्ट इट नाउ। वास्तु शास्त्र है क्या? वास्तु कम्स फ्रॉम द वर्ड वास, और वास का संस्कृत में मीनिंग है कि जहाँ भगवान और इंसान इकट्ठे रहते हैं, और जिस हिसाब से हमको अपना मकान बनाना चाहिए उसको हम लोग वास्तुकला कहते हैं। वास्तु कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत प्राचीन कला है। एंड अथर्ववेद में इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है भवन सत्पत्य कला। एंड इसके हिसाब, इसके नॉर्म से ही कई हमारे जितने भी पुरानी सिविलाइजेशंस है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं जैसे तिरुपति का मंदिर है, मीनाक्षी का टेम्पल है मदुराई में, एंड हमारी जो एंशंट जैसे हमारी ये जयपुर सिटी है, इन 1772 महाराज सवाई सिंह द सेकंड इन्होंने वास्तुकला के ऊपर ही बनाया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हवा महल ऐसी ही जगह पे बना है जहाँ पे कि हवा ज़्यादा आती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं दे आर बेस्ड ऑन द हाउ यू बैलेंस द 5 एलिमेंट्स, जो उनसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना होता है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। और 3 मेन एनर्जीज लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या सोलर एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पुल, जिसको हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। और पंच महाभूत जो हैं जिससे हमारा शरीर बना होता है, जैसे कि स्काई होता है, एयर होता है, फायर होता है, पानी होता है और अर्थ होता है। तो इन वास्तुशास्त्र वी ट्राई टू बैलेंस the 3 main energies। क्या वास्तु का प्रभाव घर में रहने वालों के ऊपर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। वास्तु का प्रभाव जितने भी घर में लोग रहने वाले हैं उनके ऊपर अवश्य पड़ता है, और उनकी जो लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ आती हैं, दे आर कैन बी ड्यू टू वास्तु। बट अदरवाइज वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों को हम लोग 50% मार्क्स देते हैं। एंड अगर आपका वास्तु अच्छा है और आपके एस्ट्रोलॉजिकली आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो ये है कि फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है इफेक्ट। मगर अगर वास्तु भी ठीक नहीं है और कुंडली भी ठीक नहीं है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
इससे जो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी क्षमता जिस चीज़ में हम जो थोड़ा बहुत थ्रू वास्तु इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो हम लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर घर का वास्तु कैसा होना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ घर को एकदम चीज़ों को, जितनी चीज़ें जो भी एक साल तक हमने यूज़ नहीं की हैं, तो हमको अपने घर को फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लटर फ्री रखना चाहिए। जितनी साफ़ सफाई होगी उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा हमको ये देखना चाहिए कि जितना भी हल्का सामान है वो हम आगे की तरफ रखें और जितना भी भारी सामान है वो हम पीछे की तरफ रखें, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस ऑफ योर हाउस। नहीं तो हम ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना चाहिए और साउथ वेस्ट को है वो हम भारी रखते हैं। नॉर्मल सिचुएशंस में हम लोग यही ट्राई करते हैं कि जो वाटर का एरिया है, जितना भी पानी का सामान है वो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखें, और जो भी भारी सामान है या जो भी भारी जैसे रज़ाई के ट्रंक होते हैं या और भी भारी सामान होता है उनको हम साउथ वेस्ट में रखें। किचन का एरिया हमारा साउथ ईस्ट में ही रहना चाहिए। जो भी घर में हमारी बिजली का सामान आता है उसको हम लोग साउथ ईस्ट में रखते हैं। घर में किन रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करें और किन से बचें? एक्चुअली हम लोग यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि पेस्टल शेड्स यूज़ करें। एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू बी लाइट ऑन योर साइकी। ज़्यादा काले रंग, लाल रंग, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे लाइट ब्लू रंग होता है दैट इज़ फॉर रिलैक्सेशन, जो ग्रीन कलर होता है वो हीलिंग के लिए होता है। तो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कमरों में, जहाँ की बच्चों का पढ़ाई का कमरा होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, पूजा पाठ के लिए होना चाहिए, तो इस कमरे में लाइट ब्लू कलर लगाना चाहिए। और जैसे एजेड लोग रहते हैं जिस कमरे में, उसके अंदर ग्रीन कलर लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर इज़ फॉर हीलिंग। तो उस कमरों में जैसे हरे पर्दे लगाएं, हरे बेड स्प्रेड लगाएं तो इट विल बी बेटर। जो कि कपल का रूम होता है उसके अंदर हम लोग पिंक कलर प्रमोट करते हैं, बिकॉज यू कैन यूज़ पिंक बेड स्प्रेड्स, पिंक कर्टन्स, बिकॉज पिंक इज़ अ लविंग कलर। हम जो रंग पहनते हैं क्या उसका भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जिस तरह के हम लोग रंग पहनेंगे उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। वाइट कलर पहनेंगे यू विल फील मच बेटर, लाइटर, बिकॉज वाइट कलर इज़ फॉर प्योरिटी। एंड लाइट ब्लू पहनेंगे वी विल फील रिलैक्स्ड। ग्रीन कलर आप जैसे देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे ये लोग ऑपरेशंस करते हैं, दे ऑलवेज वेयर ग्रीन मास्क्स, बिकॉज हीलिंग कलर होता है ना, तो इसीलिए ग्रीन कलर, ये सब चीज़ों। तो अलग अलग रंगों का अलग अलग मीनिंग होता है। येलो कलर होता है दैट इज़ फॉर सेल्फ स्टीम, ऑरेंज कलर होता है गिव्स यू कॉन्फिडेंस। सो ऐसे हर कलर का अपना अपना मीनिंग होता है, एंड हर कलर का आपके साइकी पे, आपके माइंड में इफेक्ट इसका ज़रूर पड़ेगा। आप टैरो भी जानती हैं, क्या कहेंगी, ये कितना सही कितना गलत होता है? टैरो कार्ड्स इज बेस्ड ऑन कलर थेरेपी, एंड दिस कलर्स आर कनेक्टेड टू आवर चक्रास। एंड जो चक्रास होते हैं, जो कलर्स होते हैं, दे डिपिक्ट अ पर्टिकुलर इमोशन। तो जो भी हमारे अंदर इमोशन कम होगी या डिप्लीटेड होगी, तो उसको हम लोग उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग कहते हैं कि उसी रंग को हमको ज़्यादा लेना चाहिए, या वो, तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि इसकी इमोशनल प्रॉब्लम क्या है। तो जब भी वो कार्ड्स हम लोग स्प्रेड करते हैं, तो जिसकी जो इमोशनल प्रॉब्लम होगी उसी हिसाब से उनका हैंड वहीं पे जाएगा जहाँ पे वो उनकी इमोशनल प्रॉब्लम आएगी। तो वो जो हम लोग रंग देखते हैं और जैसे वो पिक्चर्स आते हैं, उससे हमको उनकी प्रॉब्लम समझ आ जाती है। आज की महिलाओं के लिए आपका कोई संदेश? बाकी महिलाओं के लिए संदेश मेरा यही होगा कि अपनी पूरी लाइफ में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गया तो इट्स इनफ, अब मुझे और आगे क्या करना है। यू शुड कीप ऑन स्टडिंग टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। आई थिंक कुछ भी सीखना शुरू कर दीजिए। इट कैन बी इन एनी फील्ड, हमको कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। उसी में हमारी लाइफ में एक जॉय आएगी, एक इंटरेस्ट आएगा, एंड वी विल बी एबल टू लिव विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड अ स्माइल ऑन आवर फेस। वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद जानेंगे कैसे रखें सावन के व्रत और किसकी करें पूजा।